नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा आखिरी ना कहानी। एक शहर में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत अच्छा इंसान था। वह एक छोटे शहर में रहता था। उसके माता पिता दोनों गुजर चुके थे जब वह काफी छोटा था। वह अपने गुजारा एक दुकान में काम करके चलाता था और वह साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था। कक्षा 12 में अच्छे अंकों से पास होकर उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया और मन लगाकर पढ़ने लगा। लेकिन वक्त बदले या न बदले, शरीर में परिवर्तन जरूर आता है। रामू आप जवान हो गया था और वह अपने दोस्तों को लड़कियों के साथ कॉलेज में घूमता देखता तो उसका भी मन दूसरे शख्स की तरफ जाने लगता। सोचता कि काश वह भी आमिर होता तो उससे भी अच्छी अच्छी लड़कियां दोस्ती करती। इसी तरह वक्त गुजरता चला गया। एक दिन उसके मामा उससे मिलने आए। वह इसको देखकर बहुत खुश हुए और बोले, बेटा एक तो आप काफी बड़े हो गए हो, कमाने भी लगे हो, तुमको शादी कर लेनी चाहिए। तो रामू ने कहा, मामा मेरे पास न तो अपना घर है न गैस हाथ में है, भला मुख से शादी कौन करेगा। आ रहा शुक्रवार कुछ सोचकर भूले बैठक मेरी नजर में एक लड़की है, तुम चाहो तो देख लो। तो रामू ने कहा, मामा जी मैं क्या देखूं, आपने देख लिया यही काफी है। अगर वह मुझसे शादी कर ले तो ठीक है। तो मामा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं कल जवाब दूंगा तुझको। यह कहकर मामा जी चले गए। अगले दिन मामा जी का फोन आया और बोले, अरे बेटा मुबारक हो, लड़की के घर वाले राजी हो गए हैं, लड़की भी तैयार है। लड़की के परिवार में बस लड़की की माँ और उसकी छोटी बहन है। अगले महीने तुम दोनों की शादी गांव के मंदिर सही करवा दूंगा, खाने का सारा खर्चा मेरी तरफ से। और हाँ, लड़की की फोटो व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ कि देख लो। तो रामू ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूल सकता। यह कहकर रामू ने फोन काट दिया। कुछ ही देर में लड़की की फोटो रामू के सामने थी। साफ गोरा रंग, काले लंबे बाल, नाखुश भी साधारण। रामू ने मन में कहा, चलो जो मिल गया वह सोना, जो खो गया वह मिट्टी की। अगले महीने रामू की शादी उस लड़की से हो गई जिसकी फोटो मामा जी ने उसको भेजी थी। उसका नाम कविता था। कविता दर्द की बहुत अच्छी थी, सादे कपड़े पहनती थी, रामू की हर बात का ध्यान रखती थी। कविता की माँ ने अपने गहने बेचकर दोनों को घर दिलवा दिया था। दोनों उसी में रहते थे। कविता की एक छोटी बहन थी, कामिनी, जैसा नाम वैसी लड़की, बहुत आकर्षक थी वह। वैसे तो वह गांव में ही रहती थी अपने मम्मी के साथ, लेकिन कविता की शादी के ठीक 3 महीने बाद कविता की माँ का स्वर्गवास हो गया। अब कामिनी की देखभाल करने वाला वहां कोई भी नहीं था। तो कविता ने रामू से पूछा कि क्या वह कामिनी को भी अपने घर बुला ले। तो इस पर रामू ने कहा, अरे इसमें पूछे जाने वाली कौन सी बात है, साली भी तो आधी घरवाली होती है, यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी। जितना यह घर तुम्हारा है उसकी उसका भी है, उसको भी बुला लो यहाँ। यह सुनकर कविता बहुत खुश हुई। अगले दिन कामिनी भी कविता के साथ घर आ गई। जब रामू ने कविता को देखा तो दंग रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। गुलाबी गाल, बड़ी बड़ी चमकती आंखें, एकदम दूध, सब गोरा और पतला शरीर, लंबे बाल और ऊपर से काली जीन्स और नीली कुर्ती, कसम से बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह का मिली थी जरूर गांव की, लेकिन इसमें सारी बातें शहर की लड़कियों वाली थी। छोटे कपड़े पहनना, सबसे चटपटी बातें करना, सपने घुल मिल जाना उसकी आधा थी। मीना वह दिल की साफ थी, लेकिन यह उसके हुस्न का कसूर था कि उसके मुस्कुराने को भी लोग इशारा समझ लेते थे। वह ग्रामों से खूब हंसी मजाक करती, कभी कभी वह ग्रामों से लिपट जाती और उसके छूने मात्र से ही रामू के शरीर में बिजलियां दौड़ने लगती कि ऐसा लगता है जैसे बिजली का तार छू लिया हो यूं। तो कविता भी अच्छी थी, लेकिन वह चुलबुलापन जो कामिनी में था, वह खिंचाव जो कामिनी की जवानी में था, वह कविता में नहीं थी। एक दिन की बात है
कि कामिनी नहा रही थी तभी उसने अपनी बहन को आवाज लगाई, अरे दीदी जरा मुझको तौलिया दे देना, मैं भूल गई। लेकिन कविता रसोई में कुछ प्रकार ही थी तो रामू से बोली, अजीत सुनो, वह जरा कामिनी को तौलिया दे दो, नहा रही है। तो रामू ने कहा, अच्छा ठीक है, दे देता हूँ, और वह तौलिया लेकर बाथरूम की तरफ चल दिया। कामिनी को पता ही नहीं था कि दरवाजे पर उसकी दीदी है, या जूम उसने कदमों की आहट सुनते ही यह कहते हुए दरवाजा खोल दिया, वह हो दीदी कितनी देर कर दी, देखो मैं ठंड से कांप रही हूँ। उसका वाक्य भी पूरा भी नहीं हुआ था कि वह एकदम से दंग रह गई। अगले ही पल वह अपने जीजा जी के सामने निर्वस्त्र प्रवीण रामोस को एकटक देखता रह गया। ऐसा नाजुक भीगा हुआ प्रधान साँचे में ढाले अंग जैसे ऊपर वाले ने खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं, फूल से भी कोमल, दूध से भी गोरा, और भीगा हुआ बदन भला कौन पत्थर होगा जिसका विमान न बिगड़े। तभी कामिनी अचानक उछल गई। वह शर्मा कर धीरे से बोली, वह जुए दरवाजा नॉक तो कर लेते, पर बहुत शैतान हो तुम तो। रामू ने भी हंसकर कहा, तो तुम अंदर से कुंडी क्यों नहीं लगा सकती थी, तुमने पूछा ही नहीं कि कौन है। इस बात पर कामिनी शर्मा गई और जल्दी से तौलिया छीन लिया राम उसे, और दरवाजा बंद कर लिया। राम वहीं खड़ा रह गया जैसे वह नजारा उसकी आंखों में बस गया हो। कुछ देर बाद रामू वापस अपनी जगह आ गया। इस घटना के बारे में रामू ने कविता को कुछ नहीं बताया और ना ही कामिनी ने। दोनों को कहीं ना कहीं डर था कि कविता कुछ गलत ना समझ ले अगर उसको पता चल गया तो। लेकिन इस घटना से एक बात हुई, रामू को लगने लगा कि इस घटना के बारे में कविता को ना पता कर कामिनी मुझसे लिपट गई है। उधर कामिनी को रामू की आंखों में अपने जिस्म की ख्वाहिश साफ नजर आने लगी थी। उसको पता था कि जो नजारा बाथरूम में रामू ने एक बार देखा है, अब वह इसको दोबारा देखना चाहता है। अब रामू और कामिनी में दूरियां कम होने लगी। कंपनी खूब बनसंवर कर और छोटे छोटे कपड़े पहनकर उसके सामने आने लगी, और रामू को जब भी मौका मिलता तो कामिनी के यहाँ वहाँ हाथ मार दिया करता। 12 बार खाने की मेज पर जब कामिनी स्कर्ट या शॉर्ट पहनकर रामू के पास बैठती तो वह उसकी गोरी और मुलायम टांगों पर अपना हाथ पैर तक, लेकिन काम नहीं कुछ नहीं कहती। भला किस लड़की को यह पसंद नहीं होगा कि लोग उसकी जवानी की तारीफ करें और लोग उसकी तरफ आकर्षित हो। उसको भी आप इस खेल में मजा आने लगा था। वह अभी तो और रामू के बीच में अनबन होने लगी थी। बेडरूम में अब दोनों एक दूसरे से शिकायत करने लगे थे। कभी कविता कहती, रामू क्या बात है, तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो, तुम्हारे प्यार करने में वह कर्म हट नहीं रही जो पहले थी। तो कभी रामू कहा, तुम एक ही तरीके से बोर नहीं हो जाती, कुछ चेंज करो यार, अपनी बहन से कुछ सीखो, तुम तो बस रात में बेटी के बुत की तरह लेट जाती हो। अरे रोमांस और प्यार करना तो आता ही नहीं तुमको, तुम जवान लड़की हो, यह तो लगता ही नहीं है। कविता अभी इन सब बातों से अनजान थी कि उसका पति उसकी बहन पर फिदा हो गया है। वह समझती थी कि शायद काम की वजह से रामू चिड़चिड़ा हो गया है। रामू रोज शाम को अपनी साली के लिए मोमोज, गोलगप्पे, पिज्जा आदि लाने लगा। उसके लिए छोटे छोटे कपड़े भी लाने लगा। कविता को लगता था कि उसके पति का प्यार है उसकी बहन के लिए, और उधर कामिनी को इस खेल में और भी मजा आने लगा था। लेकिन वह आने वाले खतरे से अनजान थी। एक दिन की बात है, रामू रोज की तरह बाजार जा रहा था, तभी कामिनी भी बोली, जीजू मुझको भी तुम्हारे साथ चलना है। रामू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह मुस्कुरा कर बोला, अरे तो फिर चकली बना साली साहिबा। फिर दोनों बाजार के लिए निकल पड़े। अब रामू के पास पूरा मौका था। उसने पहले कामिनी को एक रेस्टोरेंट में ले जाकर फास्ट फूड खिलाया और फिर घूमने के बहाने शहर से दूर ले गया। इसके बाद वह बोला, आज तुम्हारी दीदी को सरप्राइज देते हैं,
तो उनको फोन करके कह दो कि तुम अपने दोस्त के घर चली गई हो और वह तुमको घर छोड़ देगी। मैं पहले घर के अंदर जाऊंगा, फिर तुम कुछ देर के बाद एक गिफ्ट लेकर आना, गिफ्ट भी मैं तुमको दिलवा दूंगा। कामिनी उसकी बातों में आ गई और उसने वैसे ही किया जैसा रामू ने बताया था। इसके बाद रामू कामिनी को घुमाने के बहाने एक सुनसान जगह ले गए कि वहां एक खंडहर था। रामू खंडहर देखने के बहाने कामिनी को अंदर ले गया और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। तभी कामिनी बोली, अरे जुए जबरदस्ती की क्या जरूरत है, जैसे कविता वैसे मैं जो चाहो कर लो। फिर तो बात ही क्या थी। दोनों एक होटल में गए और फिर दोनों ने कमरे में बहुत सेक्स किया। जब सब हो गया तो कामिनी बोली, जीजाजी मजे तो ले लिया, अब मेरा ही नाम दो। तो रामू बोला, अरे हुक्म करो बेबी, चांद तारे तोड़ लाऊं वो तो ए तो। कामिनी बोली, यह सब बकवास में उसको नहीं चाहिए, काम की बात करो। तो रामू बोला, अरे तुम बोलो तो मेरी जान क्या चाहिए। तो कामिनी बोली, तुमको अपना घर मेरे नाम करना होगा और दीदी के सब कहने मुस्कुरा कर देना होगा। यह सुनकर रामू का चेहरा पीला पड़ गया और वह बोला, यह तुम क्या कह रही हो काम में। उन्होंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सब कुछ दीदी को बता दूंगी और तुम पर पुलिस केस हो जाएगा। मेरे बलात्कार का भला अब तक जो मैंने तुमको पटाने में मेहनत की है वह बेकार कैसे जाने दूंगी। मैं गरीबी से तंग आ चुकी हूँ, मुझको अमीर बनना है, अपने अरमान पूरे करने हैं। तुम क्या समझते हो, वह जो बाथरूम का दरवाजा उस दिन खुल गया था वह अचानक था नहीं, वह मैंने जानबूझकर किया था। मैं गांव की तो जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारी हवस मुझको पहले दिन ही दी गई थी। बस तुमको अपनी ओर खींचना ही मेरा मकसद था और आज वह पूरा हो गया जो मैं कब से चाहती थी। अब रामू बुरी तरह घबरा गया, लेकिन उसके दिमाग ने भी काम करना बंद नहीं किया। उसने कहा, बस इतनी सी बात है, ठीक है, तुम्हारा काम कभी हो जाएगा। फिर रामू बोला, अरे यार मैं अपना फोन साइड खंडहर में भूल गया, चलो जरा लेकर फिर घर चलते हैं कि कॉमेडी। और वह फट से खंडहर जा पहुंचे। राहुल ने कामिनी को फोन ढूंढने के लिए अंदर बुलाया। वह जोकर जमीन पर फोन ढूंढू रही थी। तभी रामू ने वहां पड़ा एक मोटा लोहे का पाइप उठाया और कामिनी के सिर पर अनगिनत वार कर डाले और कहा, यह मकान ले ले, गहने ले ले, सब कुछ ले ले, तू मुझको ब्लैकमेल करेगी, तेरी औकात नहीं है। इतनी पाइप का वार इतना जोरदार था कि कामिनी संभाल ही नहीं पाई और वह खून से लथपथ वहीं ढेर हो गई। को उसका सिर आधार पर चुका था। रामू घबरा गया कि अब क्या होगा, किसी ने देख लिया तो। और उसके कपड़े भी खून के छींटों से लाल हो गए थे। उसने शर्ट उतारकर वहीं फेंक दी और कामिनी का फोन तोड़कर वहीं फेंक दिया। फिर वह घर आ गया। रात के 8 बज चुके थे। कामिनी अब तक घर नहीं आई थी। इस पर रामू को अकेला देखकर कविता ने पूछा, अरे का मनी कहाँ है। जी हाँ है, तो रामू ने जवाब दिया, अरे मुझको नहीं पता भाई, क्या हो गया, वह तक घर नहीं आई क्या, उसकी शहरी ले गई थी उसको अपने साथ। तो कविता ने कहा, ऐसी कौन सी सहेली है, उसकी आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। और तुम्हारी शर्ट कहाँ है। तो रामू बोला, अरे यार वह मेरे दोस्त के शर्ट पर चाय गिर गई थी, उसको पार्टी में जाना था तो मैंने उसको अपनी शर्ट दे दी। बस रात गुजर गई लेकिन कामिनी का कोई अता पता नहीं था। कविता रात भर जागती रही, कामिनी को फोन करती रही मगर हर बार फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह को भी जब कमी नहीं आई तो कविता ने पुलिस में खबर करने की सोची। रामू ने भी उसका पूरा साथ दिया कि कहीं शक ना हो जाए उस पर। पुलिस ने रामू से पूछा, आप उसको बाजार में कहाँ कहाँ ले गए थे। पुलिस को 1-2 दुकानें राम ने बता दी जो उसके जान पहचान वाले थे और वह पहले भी कामिनी को लेकर वहां जा चुका था। पुलिस ने वहां पूछताछ की तो बात सही निकली। वैसे भी कविता को राम ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं था। अब 2
दिन बीत चुके थे। कामिनी का कोई अतापता नहीं था। कविता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। रामू उसको झूठी तसल्ली देता रहता था। एक दिन पुलिस स्टेशन से फोन आया। हेलो हेलो, क्या आप मेरी बात कविता जी से हो रही है? एक फोन कविता नहीं उठाया था और वह बोली, जी हाँ, यह मैं कविता ही बोल रही हूँ। क्या कुछ पता चला मेरी बहन का? तो पुलिस वाले ने जवाब दिया, मैडम, आपकी बहन का बलात्कार और हत्या हुआ है। उसकी लाश एक खंडहर में मिली है। आप अभी आ जाओ, लाश आपके हवाले करनी है। यह सुनकर कविता बुरी तरह से टूट गई। जहां खड़ी थी वहीं बैठ गई। वह रोते हुए बोली, जी मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। कविता ने रामू को फोन करके सारी बात बता दी। रामू घबरा गया कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। वह तुरंत घर आ गया। दोनों पुलिस स्टेशन गए। वहां सामने कामिनी की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। कविता यह देखकर बुरी तरह रो पड़ी। कामिनी की लाश काफी सड़ चुकी थी, फिर भी चेहरा पहचाना जा सकता था। उसकी स्कर्ट, टॉप, घड़ी सब आसानी से पहचाने जा सकते थे। उसका टूटा हुआ मोबाइल और सिम पुलिस ने कविता को दे दिया और मैं इसमें आपका नंबर दीदी के नाम से सेव था, जैसे हम आप तक सूचना दे सके। कविता ने पूछा, सर, मेरी बहन के कातिल को पकड़वा दीजिए सर। कुछ पता चला कि यह सब किसने किया? तो पुलिस वाले ने कहा, हमें लास्ट की डॉक्टरी जांच करवाई थी, जिससे 2 बात पता चली। पहली यह कि उसके सिर पर किसी रोड या पाइप से वार किया गया है, जिससे उसका सिर फट गया और उसकी मौत हो गई। और दूसरा यह कि उसने किसी के साथ सेक्स किया है, क्योंकि बलात्कार में शरीर पर घाव या फिर बलात्कारी के निशान मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उसके शरीर पर। और उसके प्राइवेट पार्ट से हमको वीर्य के नमूने मिले हैं, जो सेक्स वाली बात की पुष्टि करता है। अब क्योंकि वह मरने से पहले आपके पति के साथ थी, इसलिए हमको उनका डीएनए का नमूना लेना होगा। क्योंकि लाश सड़ चुकी है, इसलिए डीएनए से ही पता लग सकता है कि पुलिस की बात सुनकर कविता सिलाई, इंस्पेक्टर, आप मेरे पति पर गलत शक कर हैं। वह ऐसे नहीं है। कामिनी हमारे साथ 5 महीने से रह रही है। कितनी ही बार मैं उसको अकेले छोड़कर गई हूँ और रामोस के साथ रहे हैं, मगर कभी कोई शिकायत नहीं मिली आज तक। तो रामू ने भी घबरा कर जवाब दिया, अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसा क्यों करूँगा? तो इंस्पेक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, अगर आप निर्दोष है तो फिर डर किस बात का? आप नमूना दे दीजिए। सब करना तो हमारा काम ही है। जब आपकी पत्नी ने एफआईआर करवाई है तो हम अपना काम करेंगे ही। इस पर कविता बोली, ठीक है जी, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो कर लेने दो उनको तसल्ली। अब रामू पूरी तरह घबरा गया। पुलिस ने उसके सिर से एक बाल तोड़कर एक छोटी सी डिब्बी में रख लिया और कहा, अब आप दोनों जा सकते हैं। अगर जरूरत होगी तो आपको फिर बुलाया जाएगा। दोनों कामिनी चुनाव को लेकर घर आ गए और जल्दी से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। रामू बहुत डर गया था। उसको पता था कि डीएनए से मेल खाएंगे। वही पहले तो सोचा कि कविता को सब कुछ बता दे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। सुबह होते ही राम मूंड जल्दी से दुकान पर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस आ गई और फिर वह बोली, कविता जी, आपके पति ही आपकी बहन के कातिल है और बलात्कारी भी। उनका डीएनए मेल खा गया है। तो कविता बोली, अरे नहीं, आपसे जांच करने में कोई गलती हुई होगी, यह ऐसे नहीं है। इंस्पेक्टर ने आगे बताया कि वहां खून से सनी एक शर्ट मिली है और रामू की शर्ट कविता के सामने रख दी। कविता ने शर्ट पहचान ली। अब उसको भी पूरा यकीन हो गया। उसने रामू को 2-3 थप्पड़ मारे और कहा, तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। तो रामू ने कहा, नहीं कविता, यह झूठ मैंने कुछ नहीं किया। मुझको नहीं पता मेरा शर्ट वहां कैसे गया। यह उसको फंसा रही है।
इस पर पुलिस ने कहा कौन गलत है और कौन सही इसका फैसला अदालत करेगी। आपको गिरफ्तार किया जाता है। रामू को गिरफ्तार करके अगले दिन अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस को सही माना और अपना फैसला सुनाया। तमाम सबूतों के आधार पर अदालत रामू को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा सुनाती है। यह सुनकर राहू पीला पड़ गया। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि वह बेकसूर है, लेकिन उसकी एक न चली। उसको जेल में डाल दिया गया और 3 महीने बाद फांसी की तारीख निश्चित कर दी गई। मगर रामू जीना चाहता था। उसने अपने लिए एक वकील किया। उस वकील ने कहा सर आप हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील डाल दीजिए। जब तक हमको वक्त मिल जाएगा और फैसला आने तक आपको फांसी भी नहीं होगी। रामू ने ऐसा ही किया। वह अभी कविता का विश्वास जीतना चाहता था लेकिन अब केस बड़ी अदालत में चला गया और रामू को पैरोल पर जमानत मिल गई। रामू को पता था कि पोल तो खुल ही गई है, फांसी भी होगी ही, इसलिए एक दिन बिना कविता को कुछ बताए वह घर से भाग गया। रामू घर से तो भाग आया, लेकिन अब सवाल यह था कि कहाँ जाए। न रहने को घर, न खाने को रोटी। कुछ पैसे थे उसके पास जिससे 10-15 दिन खाने का इंतजाम हो सका, लेकिन फिर वही समस्या थी, शहर जा नहीं सकता था। पुलिस कुत्ते की तरह ढूंढ रही थी उसको। दूसरे शहर जाने के लिए किराया भी नहीं था। अगर चला भी जाए तो रहेगा कहाँ और खाएगा क्या, यही सब चिंता उसको खाए जा रही थी। हारकर उसने यही फैसला किया कि दूसरे शहर जाकर नए तरीके से नई जिंदगी शुरू करेगा। आपास ही दूसरा शहर था। उसने रात के वक्त पैदल जाने की सोची। शाम को ही वह पैदल निकल पड़ा और चलते रात हो गई। वह बुरी तरह थक चुका था। भूख प्यास से बुरा हाल था उसका। रास्ते में जंगल ही जंगल था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। अंधेरे में रास्ते का पता ही नहीं चल पा रहा था। अभी वह यह सब कुछ सोच ही रहा था कि उसको दूर एक दीपक की रोशनी नजर आई। ऐसा लगा जैसे दूर कहीं कुटिया हो। उसने सोचा चलो यहीं रात गुजर लूंगा और सुबह निकल जाऊंगा शहर की ओर। यह सोचकर वह इस प्रकाश की ओर बढ़ता चला गया। पास जाकर देखा तो वहां एक कुटिया थी जो काफी बड़ी थी। वह दरवाजे पर गया, दरवाजा खुला था। उसके आगे एक बड़ा सा दीपक जल रहा था। उसने आवाज दी कि कोई है, अरे कोई है के अंदर से बूढ़े की आवाज, चले आओ मुसाफिर अंदर आ जाओ। जैसे ही रामू अंदर गया तो देखा है काशी के अब इस साल का बूढ़ा सफेद कपड़े पहने एक चटाई पर लेटा हुआ था। रामू को देखकर बूढ़े ने कहा अरे बेटा कौन हो तुम, इतनी रात को इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो। तो रामू बोला बाबा मेरा नाम रेमो है और मैं गंगानगर जा रहा हूँ। रास्ते में रात हो गई कि आज मैं यहाँ रुक सकता हूँ। तो वह ने कहा बेटा इसको अपना ही घर समझो, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। तो रामू ने कहा बाबा आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर को उलझाकर बोला बाबा क्या कुछ खाने को मिलेगा का या तो। बाबा ने कहा अरे हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, जाओ सीधे हाथ की तरफ मशाल रखी है उसको जला लो और मटके में खाना और टोकरी में रोटी है, जो चाहो खा लो। कि रामू जल्दी से लपका मशाल जलाई और मटके की ओर लपका। जब मटका खोला तो दंग रह गया। गरम सरसों का साग साथ में ताजी चने की रोटी, इतना गर्म खाना जैसे अभी बनाया हो। रामू ने बाबा से पूछा बाबा यह खाना आपने बनाया है क्या। तो बाबा ने कहा नहीं बेटा यह मुझे भी अच्छा में मिली है। तो रामू ने कहा बाबा यह इतना गर्म कैसे है। फिर तो बाबा बोले बेटा मैंने आज भोजन देरी से किया था इसलिए अभी तक गर्म है। रामू ने उस रात पेट भरकर खाना खाया।
क्योंकि उसको ना किसी का डर ना चिंता। खाना खाकर वहीं जमीन पर लेट गया वह और कुछ ही पल में थकान के कारण उसको गहरी नींद आ गई थी। कल सुबह को लगभग 10 उसकी आंख खुली तो उसने देखा वह पूरा आदमी कुटिया की सफाई कर रहा था। उसको जगह देखकर बड़ा आदमी बोला, बेटा नींद ठीक आ गई थी ना? तो रामू बोला, जी बाबा बहुत आराम से सोया मैं तो। बाबा बोले, बेटा क्या खाओगे तुम? यही कुटिया में नहा लो, मैंने पानी गर्म कर दिया है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। रामू ने मन में सोचा, बताओ कितना अच्छा आदमी है जो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा कर रहा है। वह जल्दी से नहा लेता है और सफर के लिए तैयार हो जाता है। तभी देखा तो बाबा उसके लिए एक बड़ी थाली लिए चले आ रहे हैं। उन्होंने थाली रामू को दे दिया और कहा, लो बेटा नाश्ता कर लो। राहुल जैसे ही कपड़ा हटाया थाली पर से तो उसके होश उड़ गए। थाली में सेव के लिए बादाम वाला दूध और आलू के परांठे थे। राहु हैरान रह गया। रामू ने बोला, बाबा यह सब कहाँ से आया कि अपने बनाया है? तो बाबा बोले, अरे नहीं बेटा यह सब दिशा में मिला है मुझे। रामू ने नाश्ता कर लिया और जाने के लिए तैयार हो गया तो बाबा ने कहा, बेटा तुम थक गए होगे और शहर भी दूर है, हो सके तो आज यहीं रुक जाओ, कल सवेरे चले जाना। रामू को बाबा की बात सही लगी क्योंकि सबसे सेफ जगह उसके लिए वही थी और उसने रुकने का मन बना लिया। कुछ देर बाद एक औरत बाबा के दरवाजे पर आकर चिल्लाने लगी। उसके पास एक बच्चा था जो नीला पड़ गया था और लगभग मरा हुआ लग रहा था। उसकी आवाज सुनकर बाहर आ गए। पीछे पीछे रामू भी आ गया। बाबा ने बच्चे को देखकर कहा, माई तूने आने में बहुत देर कर दी, तेरा लाल तो लगभग दुनिया से जा चुका है। तो औरत बोली, मैं कुछ नहीं जानती बाबा, इसको तुमको जीवित करना होगा वरना यहाँ सर पटक कर जान दे दूंगी मैं। तो पापा बोले, अच्छा ठीक है, अगर तेरी जिद है तो एक बार कोशिश जरूर करूंगा कि बाकी अल्लाह की मर्जी है। इतना कहकर बाबा अंदर गए और 7 कौड़ियां निकाल कर ले। 4 कॉर्ड्स तो बाबा ने बच्चे के हाथ और पैर के पास रख ली और एक कौड़ी माथे पर और एक पेड़ पर और एक छाती पर रख दी। फिर आसमान की तरफ हाथ उठाकर कुछ दुआ पढ़ी। राहु यह सब देख रहा था। लगभग 10 मिनट हुआ होगा कि एक एक करके कौड़ी ऐसे फटी जैसे बम हो। जैसे जैसे कौड़िफ बढ़ती जाती बच्चा फिर से नीले रंग से गुलाबी होता जाता। जब सारी गाड़ियां फूट गई तो बाबा उस औरत से बोले, जा तेरे बेटे को अल्लाह ने जीवनदान दे दिया, आवाज दे इसको। जैसे ही उस औरत ने अपने बच्चे को आवाज दी, बच्चा माँ कहता हुआ उठकर बैठ गया और बाबा के पैरों पर लिपटकर रोने लगी और धन्यवाद देने लगी। फिर बाबा बोले, जमाई जा अल्लाह को धन्यवाद दे, मुझको नहीं, तेरा बेटा लगभग मार्च हुआ था। वह औरत बाबा की जय बोलती हुई चली गई। रामू ने यह सब पहली बार देखा था। उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर रामू बोला, बाबा आपने यह सब कैसे किया? तो बाबा बोले, अरे बेटा मैंने कुछ नहीं किया, सब अल्लाह ने किया है, वह जो चाहे कर सकता है। मौत और जिंदगी का मालिक भी वही है। रामू सोच में पड़ गया। उसको लगा कि वास्तव में बाबा सच कह रहे हैं। बाबा ने झूला उठाया और बोले, बेटा मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, शाम हो जाएगी, आते आते तुम यही आराम करो, दोपहर का भोजन कोई दे जाएगा तुमको, तुम आराम से खा लेना। और थोड़ी देर के बाद वैसा ही हुआ। लगभग 1 बजे एक आदमी सफेद कपड़े पहने हुए आया और भोजन से भरा बर्तन देख गया जिसमें खीर और पूड़ी धीनों। रामू ने बर्तन वापस करने को कहा तो वह बोला कि बाद में ले जाऊंगा कि अब शाम हो गई थी और अंधेरा होने लगा। बाबा भी घर आ गए और वह काफी थक चुके थे। हाथ मुंह धोया, मसाल जलाई और एक दीपक जलाकर द्वार पर रख लिया और फिर बोले, तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ बेटा, यह लोग हेलो, यहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है, फिर तुम सो जाओ आराम से, मुझको जरा काम है।
तो फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाने में पनीर की सब्जी और दाल थी, बहुत स्वादिष्ट खाना था। मैं खाना खाकर लेट गया, बाबा भी लेट गए। तभी रात को मेरी आंख खुली तो मैं डर गया। कुटिया में प्रकाशित प्रकाश फैला हुआ था और बैक साइड पर माल यह हुए कुछ पढ़ रहे थे। ऐसा प्रकाश मैंने कभी नहीं देखा था। मैं घबरा कर उठ बैठा। बाबा ने मुझको देखकर कहा, डरो मत बेटा, यह मेरी तपस्या का फल है जो बरसों में अल्लाह ने उसको दिया है और तुमने देख लिया है। तो मैं तुमको बता दूं कि मैं एक आमिर हूँ। मैं रोज रात इसी तरह अल्लाह को याद करता हूँ। फिर रामू बोला, जी बाबा, मुझसे गलती हो गई, आपकी तपस्या में मैंने बैग में डाल दिया। तो बाबा बोले, और कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ वह अनजाने में हुआ। अब तुम सो जाओ, तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। अब की रामू लेट तो गया लेकिन आंखों में नींद थी न दिन में चैन। बस बाबा का रूप और चमत्कार आंखों के आगे थे सारी रात। रामू जागता रहा। सुबह जल्दी उठ गया, बाबा भी साथ ही उठ गए। तो बाबा बोले, बेटा अभी जाना मत, नाश्ता करके जाना। और वैसे भी इतने सुबह भी तो मिले कि नहीं। हाँ, तुमको थोड़ा इंतजार करना होगा। तो रामू बोला, अरे नहीं बाबा, परेशान ना हो, मैं शहर जाकर कुछ खा लूंगा। फिर बाबा ने कहा, बेटा मेरा उसूल है कि मेरे घर से कोई भी भूखा ना जाए, तुम रुको मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह वहां से चले गए। कुछ देर के बाद वापस आए तो थाली में नाश्ता था, 2 उबले हुए अंडे, 2 पराठे और 1 गिलास बादाम वाला दूध। ओम बाबा ने थाली मेरे आगे रखकर बोला, लो बेटा तुम खा लो, मैं जरा छत की मरम्मत कर दूं, जरा सा कोना ठीक करना है, बस अभी आया। तो रामू ने बोला, जी बाबा की रामू नाश्ता कर ही रहा था कि तभी किसी चीज के गिरने की आवाज है और साथ ही बाबा की चीख सुनाई थी। रामू दौड़कर बाहर गया तो देखा बाबा जमीन पर पड़े हैं। रामू जल्दी से उनके पास गया और बोला, बाबा क्या हुआ? तो बाबा ने कहा, अरे कुछ नहीं बेटा, वह छत पर चढ़ रहा था तो मैं फिसल गया और मैं नीचे गिर गया, अब उठ नहीं पा रहा हूँ। रामू ने बाबा को ध्यान से देखा तो उनकी टांग की हड्डी टूट चुकी थी। बाबा को बहुत दर्द हो रहा था। रामू बाबा को उठाकर अंदर ले गया, उनको एक और लिटा दिया। तो बाबा ने कहा, बेटा हो सके तो शाम तक रुक जाओ क्योंकि मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो रामू बोला, जी बाबा आप चिंता मत करो, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं आपके पास ही रहूंगा। आपने मुझको सहारा दिया है, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। काया रामू बाबा की कुटिया में करीब 1 हफ्ते रहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि खाने और नाश्ते के समय कोई ना कोई 28 में का भोजन बिना कह दे जाता था। रामू ने बाबा की बहुत सेवा की, कुटिया की सफाई, बाबा को नहलाना, मतलब उनका पूरा ध्यान रखा। फिर एक दिन रामू ने बाबा से पूछा, बाबा आप इतने शक्तिशाली हो, आप इतना कष्ट क्यों से रहे हो? अपनी विद्या का प्रयोग करके ठीक क्यों नहीं हो जाते? तो बाबा ने बोला, बेटा जो विद्या मुझको अल्लाह ने दी है वह दूसरों की भलाई के लिए है, मेरे अपने लिए नहीं। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन इंसान वह है जो दूसरों के लिए उस ऐसा नहीं है कि मैं अपनी विद्या का प्रयोग करके ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा करके मैं अल्लाह के लिए भाग्य को चुनौती नहीं दे सकता। मुझको अपने हिस्से के कष्ट भोगने होंगे। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो यह मेरी विद्या का दुरुपयोग होगा। तो रामू बोला, अच्छा बाबा क्या आप मुझको यह विद्या सिखा सकते हो? तो बाबा बोले, यह विद्या कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटा, तुमको 10-15 साल लगेंगे इसमें महारत हासिल में। मैं तो बहुत छोटा था तब से ही सीख रहा हूँ यह सब, और उसमें खतरा भी बहुत है। जब शक्तियाँ सामने आती हैं तो बहुत बुरी तरह से डर आती है, इतनी बुरी तरह से कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर 1 हफ्ते में बाबा बिल्कुल ठीक हो गए। वह किसी जड़ी बूटी का लेप लगवाते थे जिससे हड्डी महीनों में नहीं मात्र 1 हफ्ते में जुड़ गई। अब बाबा बोले, बेटा तूने मेरी बहुत सेवा की है, अब तुमको जहाँ जाना है
जहां और हाँ, यह चिराग रख ले, तुझको जो चाहिए इस चिराग को जलाकर यह रगड़कर मांग लेना तो उसको मिल जाएगा। मेरे पास तुझको इससे ज्यादा देने की और कुछ नहीं है बेटा, लेकिन याद रख इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना, वरना अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। कि रामू की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। चिराग लेकर बाबा को धन्यवाद देकर वह शहर की ओर निकल पड़ा। जब वह काफी दूर पैदल चल चुका तो उसके मन में आया कि इराक की परीक्षा ली जाए। उसने चिराग रखड़ा और बोला, यह चिराग मुझको शहर पहुंचा दे, बस इतना कहना था। एक सफेद कार उसके सामने आकर रुक गई। उसमें से किसी ने कहा, आओ अंदर आ जाओ। पहले तो राम उधर गया, फिर हिम्मत करके गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी एक लड़का चला रहा था। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि रामू शहर पहुंच गया। रामू को सफर का पता भी नहीं चला कर शहर के बाजार में आकर रुक गई। रामू जल्दी से नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा कि कहाँ जाओ। तभी उसकी नजर कार पर पड़ी, लेकिन कार गायब थी। रामू डर गया, ना कोई आवाज न शोर न आहट पर कार गायब हो। मगर अब रामू चिराग की कुछ समझ गया था। वह एक सन्नाटे जगह पर गया और चिराग रगड़कर बोला, यह चिराग मुझको एक बड़ा घर और पैसा चाहिए। तो चिराग से आवाज आई, अपने पीछे मुड़कर देखो। जैसे ही रामू पीछे मोड़क पीछे उसके एक बड़ा सा बुला रखा था। रामू ने उसको खोला तो नोट से भरा हुआ था वह बोरा। चिराग से फिर आवाज आई, यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर जाओ, एक बहुत बड़ी हवेली आएगी तो वहाँ रुक जाना। वहाँ दरबान तुमको चाबी दे देगा, वह हवेलियां से तुम्हारी होगी। और हाँ, तुम्हारा नाम आज से रामू नहीं रामचरण है। ग्रामो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। उसने बोरा उठाया और उस ओर चल पड़ा। वहां पर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस चिराग में से आवाज आया था। अब वह ऐसो आराम से जीने लगा और इसी तरह 3-4 महीने गुजर गए तो उसको कविता की याद आई। उसने सोचा, तभी तो यहाँ बुला लो और सब सच बता दूं। लेकिन बुलाने पर वह आए या ना आए, मेरी बात का विश्वास करे या ना करे। फिर सोचा खुद जाकर उसे लेकर आऊं। मैंने रात में शहर जाने का फैसला कर लिया, मगर सोचा कहीं किसी ने पहचान लिया तो फिर भी मन नहीं माना और मैं शहर चल दिया, अपने पुराने शहर जहां से मैं आया था। मैं रात को लगभग 10 बजे शहर पहुंच गया। शहर जाकर सबसे पहले मैंने अपना पुराना घर देखा जो खाली और वीरान पड़ा था। फिर मैंने कविता के बारे में पूछा तो किसी ने बताया कि वह किराए के मकान में रहती है। मैंने सुबह से मिलने जाने का फैसला किया। सुबह हुई तो मैंने उसको ढूंढ निकाला, मगर मेरी फूटी किस्मत कि मुझे पुलिस ने देख लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया। अब मैं फिर से जेल में था और परेशान था, यहाँ से छुटकारा कैसे मिलेगा। मैंने सोचा कि इराक की मदद लेकर रात को लेकर जाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा कि कविता को कैसे बुलाऊं, इसलिए मैंने चिराग का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सोचा क्यों न आज इस किस्से को ही मिटा दूं। अगले दिन उसको एक भगोड़े और अपराधी के रूप में अदालत में पेश किया गया। जज ने मुझसे पूछा, जब आप निर्दोष है तो आप जेल से क्यों भाग है। तो मैंने कहा, मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जेल से भागा हूं। तो जज ने कहा, आपको फांसी की सजा हो चुकी है और आपको कभी फांसी दी जा सकती है। तो मेरा वकील भी वहां मौजूद था। खूब बहस हुई और जज ने फैसला कल तक के लिए टाल दिया। मुझे भी अगले दिन का बेसब्री से इंतजार था। अगले दिन जब जज ने फैसला सुनाया तो मैंने चिराग रगड़कर कहा कि जब मुझे बाइज्जत बरी कर दे। और ऐसा ही हुआ था। जज ने अपने फैसले में लिखा, क्योंकि इनको बलात्कार और कत्ल करते हुए किसी ने नहीं देखा, इसलिए इनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। यह देखकर और सुनकर अदालत में हाहाकार हो गई। किसी ने कहा, जज भी गया किसी
ने न्याय व्यवस्था को, महिलाओं ने तो मोर्चा निकालना शुरू कर दिया था, पर मुझे इस बात की परवाह नहीं थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि अदालत ने मुझे बरी कर दिया और अब मैं कविता की तलाश में था। लेकिन उस दिन मुलाकात नहीं हो सकी। अगले दिन कविता को ढूंढ निकाला और उसको सारी बात बता दी। कविता मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया था, पर राहुल ने कहा कि वह उसे लेने आया है, हम दूसरे शहर में जाकर नई दुनिया बसाएंगे। लेकिन उसने विश्वास नहीं किया और फिलहाल मेरे साथ जाने से मना कर दिया। उसने कहा मुझे थोड़ा वक्त दो, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने कहा ठीक है, तुम जैसा चाहो। यह कहकर मैं कार की मदद से वापस अपने नए शहर में आ गया। मैं बहुत खुश था कि आज वह हो गया जो कभी सोचा भी नहीं था। मैंने प्रकृति का फैसला मैंने बदल दिया। लेकिन रात में अजीब बात हुई। जब वह सोने के लिए लेट और तो उसको लगा तो उसके बिस्तर के चारों ओर कोई है। उसने आंखें खोलकर देखा तो डर के मारे कांप गया। 3 लंबे लंबे आदमी खड़े थे जिनका कद लगभग 11-12 फीट था। वह बोले तो उन्हें अपने औकात दिखा ही दिया। आज हम इस चिराग के रक्षक जिन है। तूने हत्या की, बलात्कार किया और तू चाहता है कि तो बजाय तुझको तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी, और वह सजा कोई और नहीं, हम देंगे तुझको। अब तू अपनी सजा भी सुन ले। आज से हर रात हम तेरे शरीर का एक एक अंग नोच नोच कर खा लेंगे और तेरा खून पिएंगे जब तक तेरी मौत प्राकृतिक रूप से नहीं हो जाती। घबराओ मत, तू अंगों को खाने से मरेगा नहीं, सिर्फ तड़प गया। रामू चिल्लाया, गिड़गिड़ाया और कहा मुझको माफ कर दो, मैं कल ही अदालत में जाकर अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। तो जिन हाथों ने कहा जो होना था सो हो गया, एक मुंह अपने की सजा दो बार नहीं सुनाई जा सकती तुम लोगों में, लेकिन इस गुनाह की सजा बार बार हम तुझको देंगे। इसके बाद रामू को जमीन पर पटक दिया गया और वह सब शक्तियां उस पर टूट पड़ी। देखते ही देखते उसकी दोनों टांगों का सारा मांस चबा चबा कर खा लिया गया। रामू दर्द से ऐसे चिल्ला रहा था जैसे कोई शरीर पर छुरी चला रहा हो। वह पूरे कमरे में लुढ़कता बकरे की तरह हाथ पैर पटकता, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। एक रात की सजा ने उसको उस दर्द का एहसास करवा दिया जो शायद मौत के दर्द से भी ज्यादा था। सारे कमरे में खून ही खून फैल गया, मांस के टुकड़े यह वहां पड़े हुए थे जैसे तैसे। सुबह हुई तो रामू की टांग एकदम ठीक हो गई, मांस खाल कपड़े सब वैसे ही हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन रात के दर्द और डर से रामू अब भी कांप रहा था। रामू ने उस चिराग को सुबह ही दूर फेंक आने का फैसला किया तो उसने कार निकाली और चल दिया। चिराग ठिकाने लगाने उसकी कार की खास बात यह थी कि पेट्रोल कभी खत्म ही नहीं होता था और करीब 3 घंटे सफर करके हुए जंगल में आ गया। उसने चिराग को वहां एक गड्ढा खोदकर गाड़ दिया, फिर जल्दी से गाड़ी की ओर लपका। गाड़ी में बैठ और गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी चालू ही नहीं हुई। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी गाड़ी शुरू नहीं हुई तो रामू क्या करे, कहाँ जाए। हार मानकर वह पैदल ही चल दिया। 5 घंटे पैदल चलने के बाद रामू घर आया तो वह थकान के कारण हाथ रहा था। जल्दी से फ्रेश की तरफ लपका, लेकिन यह क्या, फ्रिज में ना खाना पानी ना ही घर में लाइट। घर का सारा सामान गायब हो चुका था, ना कपड़े नवंबर तक, न सफल व बिस्तर नाप, ऐसा कुछ भी नहीं था। रामू की भूख और प्यास हालत बुरी हो रही थी, उसको चक्कर आ रहे थे। वह निढाल होकर फर्श पर लेट गया कि कमजोरी और थकान से उसकी आंख खुल गई। तभी उसको कुछ राहत महसूस हुई। उसने जैसे ही या खोली तो वह चीखता हुआ गिरता पड़ता भाग दाखवा। उसने देखा कि जिस चिराग को जंगल में दबाकर आया वह चिराग उसके पास रखा है। तभी चिराग से आवाज आई, मुझको भी कामिनी की लाश की तरह समझ रखा है
क्या तूने कि जहां फेंक दिया वहीं पड़ी रहेगी। चैनल अब तैयार हो जाए हमारी दावत के लिए। रामू रो रहा था कहाँ पर हाथ और गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि माफ कर दो, लेकिन उसके कोई बात नहीं सुनी गई। वह तीनों जिन्नत उसके करीब आए और आज रामू के दोनों हाथों को दबाना और खाना शुरू कर दिया। रामू मछली की तरह तड़प रहा था, खून की धारा से सारा कमरा लाल हो चुका था। रामू लगभग तय हो चुका था। उसके दोनों हाथों में हड्डियों के सिवा कुछ नहीं बचा था। रात भर बिना कुछ खाए बेसुध पड़ा रहा, उसके शरीर से खून रिसता रहा। सुबह को फिर सब कुछ सही हो गया, घर का सारा सामान भी वापस आ गया। रामू ने उसी दिन बाबा के पास जाने का निश्चय किया। उसने तुरंत कार उठाया और नाश्ता करके बाबा की कुटिया की ओर निकल पड़ा। बाबा कुटिया में ही बैठे थे। रामू ने बाबा से कहा, बाबा यह चिराग की शक्ति मुझको मौत से भी ज्यादा बुरी सजा दे रही है, पता नहीं क्या गलती हो गई मुझसे। तो बाबा बोले, तुम चिंता मत करो, अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर साधु बने आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाया। तभी ऐसा लगा जैसे तूफान उठ रहा हो, तेज हवा के साथ धूल उड़ी और वह तीनों जिन्नात वहां प्रकट हो गए। फिर बाबा बोले, क्या बात है, इसको क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग। तभी हर तरफ से आवाज है, यह पापी है, का तेल है, बलात्कारी है, यह इसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है, इसकी सजा हम देंगे। तो बाबा ने कहा, दिखाओ क्या किया है इसने। इतना कहते ही कुटिया की दीवार सफेद प्रकाश से भर गई और सिनेमा घर की तरह की पूरी तस्वीर दीवार पर आ रही थी, जिसमें कामिनी को घर लाने से लेकर उसकी हत्या तक का सारा हाल दिखाया गया। उसके बाद यह भी दिखाया गया कि कैसे उसने जब से गलत फैसला लिखवाया, उसके बाद तो बाबा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। बाबा ने कहा, नीच इंसान, तूने यह सब किया और उसको बताया भी नहीं। देखा कुदरत का न्याय तेरे साथ जो हो रहा है बिल्कुल सही है। तू जहां से तो रामू भोला, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझको बसा लो, मैं सारा जीवन आपकी सेवा में लगा दूंगा। तो बाबा ने कहा, तो जैसे इंसान की तो मरकर भी मुक्ति नहीं होगी, जा यहाँ से चला जा। यहाँ तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। रामू रोता हुआ वहां से चला गया। घर आया तो रात कुंता फिर सताने लगी। सोचा आत्महत्या कर ले तो इस तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा। रामू ने पास पड़ी मेज उठानी चाहिए, लेकिन मैं जितनी भारी हो गई कि हिल भी नहीं सकती थी। फिर एक रस पिलाया और अपने गले में डालकर फंदा लगाया और राशि को पंखे से लटकाया, लेकिन तभी सारे फंदे अपने आप ही भूल गए। राहुल ने फिर भी हार नहीं मानी। वह रसोई में गया, मिट्टी का तेल खुद पर डाला और आग लगाने की कोशिश की, लेकिन माचिस और गैस दोनों ही नहीं जले। रामू ने आज मरने की ठान ली थी। रामू छत पर गया और वहां से कूदा, लेकिन छत से ऐसा गिरा जैसे पैरासूट से उतरा हो। ऐसा लगा जैसे किसी ने गोद में लेकर उतारा हो। रामू परेशान हो गया कि उसको मरने भी नहीं दिया जा रहा है। आज उसने खाना भी नहीं खाया, जबकि खाना बना बनाया रसोई में खुद अपने आप आ जाता था और आज भी आया था, लेकिन वह खा नहीं पाया। रामू दिन भर रोता रहा। तो फिर रात आई। अब रामू ने सोचा कि घर से ही भाग जाओ। रामू बाहर की ओर भागा और जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ता चला गया। जब काफी दूर निकल गया घर से तो सोचा थोड़ा बैठकर आराम ही कर लो। रामू पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया और थकान और भूख की वजह से उसकी आंख लग गई। कुछ देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो वह चीख पड़ा। वह अपने घर पर वापस फिर से आ गया था। तभी वह तीनों जन्नत वहां प्रकट हुए और आज कामिनी की आत्मा भी वहां पर मौजूद थी। तो वह बोली, जीजू आपको इस कष्ट से मुक्त होना है ना। तो रामू हाथ जोड़कर बोला, हाँ कानूनी भगवान के लिए मुझको बचा लो, मुझको माफ कर दो, मैं दुनिया ही छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा मैं। तो कामिनी की आत्मा बोली कि क्या जो दर्द मुझको मारते वक्त हुआ है
उसको भूल जाऊं, फिर भी तुम कहते हो तो अभी मुक्त कर देती हूँ तुम्हारी प्यारी साली होना। मैं तो रामू बोला, हाँ मुझको यह शैतानों से बचा लो। रामू की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि कामिनी के दांत लंबे होने लगे और देखते ही देखते रामू के गुप्त अंग के आर पार हो गए। रामू इतनी जोर से चीखा कि इसकी आवाज पूरे घर में घुस गई। इसके बाद सारी शक्तियों ने रामू का शरीर चबा चबा कर खाना शुरू कर दिया। सारे घर में खून फैल है और चीज से सारा घर कांप उठा। शक्तियों ने रामू के शरीर का सारा मांस खा लिया, केवल उसके अंक बच्चे और चेहरे की पहचान हो सके इसलिए छोड़ दिया गया। उसके बाद उसकी हाथों को निकाल कर उसकी आंखों के सामने रस्सी बनाई गई। रामू को एक पल के लिए भी बेहोश नहीं होने दिया। उसकी यादों की रस्सी को उसके गले में डाल दिया गया और पंखे अधिकार दिया गया। रामू को जो दर्द हो रहा था उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसकी शरीर का आप कंकाल ही बचा था, बाकी सारे अंग और खून की नलियां बिल्कुल साबुत थे ताकि रामू मरे नहीं और दर्द महसूस करे। उसके बाद कामिनी ने धीरे धीरे फंदा खींचा। रामू की जीभ बाहर आ गई, उसका कंकाल तड़पने लगा और कुछ देर बाद आंखें भी बाहर निकल पड़ी। फिर धीरे धीरे तड़प तड़प कर रामू की मौत हो गई। 3-4 दिन उसका कंकाल यह लटका रहा। जब वहां पड़े अनाज सड़ने लगे तो पड़ोसियों को बदबू आई। जब जाकर देखा तो किसी से देखा ही नहीं गया। ऐसी अनोखी फांसी आज तक किसी ने नहीं देखी। पुलिस और डॉक्टर इस बात से हैरान थे कि बिना स्टोरी में इसके फांसी या फिर कैसे हुई, क्योंकि अब घर में कोई फर्नीचर नहीं था और दूसरा यह कि उसके शरीर का सारा मांस आखिर गया कहाँ। किसने इतनी सफाई से मांस शरीर से अलग किया होगा है और उसका चेहरा क्यों छोड़ दिया गया। घर में रामू के सिवा किसी के उंगलियों के निशान नहीं थे और न ही किसी के आने जाने का सबूत। जो रामू ने फांसी अधूरी छोड़ दी थी, आज वह फांसी पूरी हो गई। तो दोस्तों, यह जिन्न की कहानी है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।